जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज का वीडियो इस बारे में है कि हाउ टू क्रिएट अ गुड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो फालतू की बातें, कोई ज्ञान, कोई बड़ी बड़े लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सिंपल छोटा सा वीडियो रहेगा और सीधा ज्ञान की बात करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात सिर्फ इस चीज की होगी कि किस तरीके के फंड होने चाहिए, कितने फंड होने चाहिए। दैट इज नॉट अ पॉइंट। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो देखिए, मैंने एक छोटी सी एक्सेल बना रखी है। चीजों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। लोगों के पास ना समय नहीं है, ना इतने समझने की क्षमता, ना इतना घंटा कोई इन्वेस्ट कर सकता है। किस तरीके के म्यूचुअल फंड हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जब भी बात होती है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको अच्छा पैसा तभी बनेगा जब आप उसमें कंपाउंडिंग की पावर को चलने देंगे। कंपाउंडिंग की पावर चलती है लंबे समय में। छोटे समय में आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये बात मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को ये बात पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फंड आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हो सकता है, देखिए ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन एक अच्छे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड का होना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप वो फंड होते हैं दोस्तों जो निफ्टी 250 कैटेगरीज के, जो हमारा निफ्टी 500 का एक इंडेक्स होता है जिसमें 500 कंपनियां होती हैं। तो जनरली जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो निफ्टी 250, जो आखिरी की 250 कंपनी होती है 500 में से, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब भागते हैं तो अंधा भागते हैं, और सबसे अच्छा रिटर्न हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ही देते हैं। लेकिन जब गिरते हैं, बहुत बुरा गिरते हैं, और फिर लंबे समय तक नीचे के लेवल पर ही रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं चलते। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इसे इन्वेस्ट करके रहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो ये बात गारंटीड है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कोई एसेट क्लास आपको बनाकर नहीं दे सकती। मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कोई भी एसेट क्लास आपको बनाकर नहीं दे सकती। ना मिड कैप, ना फ्लेक्सी कैप, ना लार्ज कैप, ना मल्टी कैप, ना मल्टी एसेट, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना प्रॉपर्टी। हर एसेट क्लास को बीट करने का दम है स्मॉल कैप में, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस हो और आप लंबे समय तक टिके। तो अब आप कहेंगे, भैया आपने बता तो दिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो कौन से लेने चाहिए। उसके लिए आते हैं अपना moneycontrol.com पे। इससे मैंने स्मॉल कैप पे फिल्टर लगा लिया, और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैंने 10 साल पे फिल्टर लगा लिया। ठीक है, तो 10 साल में कंसिस्टेंटली जिन फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, आप उनमें से कोई भी फंड चुन सकते हैं। टॉप 10 में से जिसकी आपकी इच्छा हो, आप वो चुन सकते हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्ड होता है, ये एडवर्टीजमेंट होता है, इसे इग्नोर कीजिए। तो जैसे निपॉन है, पिछले 10 साल में इसने 20% का CAGR दे रखा है। कौन स्मॉल कैप है, 19% का CAGR दे रखा है। एक्सिस है, HDFC है, SBI है, HSBC, कोटक है, DSP है, ICICI है, फ्रैंकलिन है। तो इस तरीके से मैंने फिल्टर लगा रखा है 10 साल पे। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से आप टॉप 10 में से कोई भी फंड उठा लीजिए। जनरली स्मॉल कैप में बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, कोई एक फंड हमेशा ऊपर नहीं रहता। इस साल आपको 1 पे दिखेगा, अगले साल 5 पे दिखेगा, उसके बाद 10 पे दिखेगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, जो कंसिस्टेंटली टॉप 10 में आते हैं, उन्हीं फंड्स पे आप दांव लगाएं, उन्हीं फंड्स पे आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई स्मॉल कैप फंड की, और कौन कौन से फंड है मैंने आपको दिखा भी दिया। और टॉप 10 पे मैंने फिल्टर लगा रखा है moneycontrol.com पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास, जो है हमारी मिड कैप। अगेन स्मॉल कैप की तरह ये फंड्स भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम होता है इसमें। ये जब चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन जब इनका डल पीरियड आता है, बियर फेस आता है, तो ये भी काफ़ी समय 1 2 3 साल वहीं पर बिता सकते हैं। बहुत कम रिटर्न के साथ बिता सकते हैं, या फिर नेगेटिव रिटर्न के साथ भी बिता सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिटर्न ये देते हैं, लेकिन बाकी सब असेट क्लास को ये भी बीट करते हैं मिड कैप फंड। अब आप बोलेंगे, भैया तो मिड कैप फंड भी हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो कौन से होने चाहिए। तो फिर से आते हैं moneycontrol.com पे, मिड कैप पे लगाते हैं फिल्टर, और 10 साल के चार्ट पे लगाते हैं फिल्टर। तो टॉप 10 फंड्स आपको निकल कर आ गए। देखो, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, एडलवेज है, कोटक मिड कैप है, ये एडवर्टीजमेंट है, HDFC है, निपॉन है, मोतीलाल ओसवाल, कॉन्ट है, एक्सिस, HSBC।
तो ये टॉप 10 फंड्स मैंने आपको दिखा दिए। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं जो लंबे समय से कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से टॉप CAGR मेंटेन किए हुए हैं। इसके बाद आती है कैटेगरी फ्लेक्सी कैप की। देखिए फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों का एक फ्लेवर मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो फंड मैनेजर के पास होती है। आप उसे ये नहीं बता सकते कि कितना परसेंट स्मॉल कैप में डालना है, कितना परसेंट लार्ज कैप में डालना है और कितना परसेंट मिड कैप में डालना है। लेकिन ये इन्वेस्ट इन्हीं 3 क्लास में करता है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, जो कि नॉर्मली निफ्टी 500 का पार्ट होते हैं। तो ठीक है, तो ये नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में आप डाल सकते हैं। जब भी आप फ्लेक्सी कैप में डालेंगे तो आप निर्णय लेने का और डिसीजन लेने की पावर जो है फंड मैनेजर को दे देते हैं कि भैया तू डिसाइड कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहले चलेगा, लार्ज कैप पहले चलेगा, मिड कैप पहले चलेगा, स्मॉल कैप पहले चलेगा। तो आपने बोला कि मैं ये डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अपने फंड मैनेजर को देता हूँ, तो मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। तो कौन से फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं? एक बार फिर से moneycontrol.com पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड में मैं लगा देता हूँ 10 साल पे फिल्टर। तो जो टॉप फंड्स हैं पिछले 10 साल में, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, एडलवेस फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, DSP फ्लेक्सी कैप। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 10 फंड्स दिखा दिए। आपकी जो इच्छा हो, इसमें से जैसी इच्छा हो आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा एक ही फंड टॉप पर नहीं रहता। हालांकि मैंने इसीलिए 10 साल में फिल्टर लगाया ताकि 10 साल में आपको वो फंड्स पता चल जाएंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कंसिस्टेंटली क्योंकि पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स इनकी स्ट्रेटजी, इनकी नॉलेज, इनकी टीम अच्छी है जो कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल के देती रहती है। स्मॉल कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, उनकी परफॉर्मेंस में डिप आना बहुत ही स्वाभाविक है और समय समय पे उनकी परफॉर्मेंस अप डाउन होती रह सकती है। लेकिन हमारा फोकस ये रहेगा कि हम वन टाइम विनर के पीछे ना भागकर किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो लंबे समय तक हमें अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे सके। देखिए लंबे समय तक 10 साल के पीरियड में अगर आपका म्यूचुअल फंड टॉप 10 में बरकरार है, यानी वो कभी 1 पे रहता है, कभी 5 पे रहता है, कभी 10 पे रहता है, इवन 11-12 भी चला गया एक आध बार ओकेजनली और फिर वापस 10 में आ गया, तो इसका मतलब अगर 10 में से 8 साल, 7-8 साल आपके फंड टॉप 10 में रहता है, दैट मीन्स योर फंड इज डूइंग वेरी गुड। अब इसकी अगली कैटेगरी आती है जो बहुत ही सिंपल है, लार्ज कैप। तो देखिए स्मॉल कैप जो लास्ट 250 कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप जो 150 कंपनियां होती हैं, यानी 250 के बाद जो 150 कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप। फ्लेक्सी कैप ये पूरा निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ। हालांकि इसके अलग अलग इंडेक्स भी होते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा बताता हूँ। निफ्टी 250 एंड 250 इंडेक्स, 250 शेयर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये निफ्टी 150 में होते हैं, 150 शेयर मिड कैप में होते हैं। फ्लेक्सी कैप ये निफ्टी 500 कहलाते हैं। लार्ज कैप ये निफ्टी 50 कहलाते हैं। लेकिन इसमें कई कई जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो जूनियर 20 यानी जो निफ्टी 100 होता है उसे भी कवर करते हैं। तो निफ्टी 50 टू निफ्टी 100 भी कवर होता है इसमें। मल्टी कैप, अब मल्टी कैप लार्ज कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप जैसा कि मैंने बताया कि जनरली ये निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत ये निफ्टी 100 यानी जो जूनियर निफ्टी कहलाते हैं, जूनियर 20 जो 51 से लेकर 100 कंपनीज होती हैं उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कम रिस्क होता है इनमें। जनरली जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, कम फ्लक्चुएशन देखना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, वो लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। 50 प्लस उम्र वाले जो 50, 55, 60, तो उन लोगों के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी जाती है उन्हें। लेकिन अगर आपकी उम्र यंग है, कम है, तो आप चाहें तो लार्ज कैप को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप से कम रिटर्न देते हैं क्योंकि ये सेफ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेफ्टी की वजह से इनका रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। अब मल्टी कैप, मल्टी कैप भी निफ्टी 500 ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैपिंग होती है। देखिए मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या अंतर होता है।
मल्टी कैप में कंडीशन होती है कि 25% स्मॉल कैप में ही डलेगा, 25% मिड कैप में ही डलेगा, 25% लार्ज कैप में ही डलेगा और 25% पे फंड मैनेजर की इच्छा है। और फ्लेक्सी कैप में 100% पे फंड मैनेजर की इच्छा है। तो ये अंतर होता है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में आप अपने फंड मैनेजर को खुला छोड़ देते हो कि भाई तेरी इच्छा है, जहां तुझे लगता है बेस्ट रिटर्न निकल सकते हैं उस क्लास में इन्वेस्ट कर। स्मॉल कैप में लगता है स्मॉल में कर, मिड में लगता है मिड में कर, लार्ज में लगता है लार्ज में कर। लेकिन मल्टी कैप में हम ये आज़ादी नहीं देते हैं फंड मैनेजर को। हम कहते हैं कि 25% तो स्मॉल कैप में ही डालेगा भाई तू, 25% मिड कैप में ही डालेगा, 25% लार्ज कैप में ही डालेगा और बचा हुआ 25% है वो तेरी इच्छा है, तेरे को जहां डालना है उसको उधर डाल। तो करते ये भी निफ्टी 500 है, 500 में से कोई भी शेयर ये उठा सकते हैं। मल्टी एसेट ये थोड़ा सा एक अलग डाइवर्सिफाइड क्लास आ जाती है, ठीक है। तो जनरली मल्टी एसेट जो होता है इसमें निफ्टी 500 तो रहता ही है, प्लस कमोडिटीज रहता है इसके अंदर जो गोल्ड सिल्वर हो गया, प्लस आजकल इसमें रेट्स भी आने लग गए हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है, तो ये भी इसमें आने लग गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मल्टी एसेट फंड, अगर किसी को डाइवर्सिफाई इन्वेस्ट करना है कि भैया मैं सिर्फ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा रेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा सिल्वर में, तो आप ऐसे लोग जो है मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कंपैरेटिवली देखा गया है कि जो मल्टी एसेट फंड हैं वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप को बीट नहीं कर पाते, इवन फ्लेक्सी कैप को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो जनरली मल्टी एसेट जो है बीट बीट करते हैं लार्ज कैप को, लेकिन ना वो स्मॉल कैप को बीट करते हैं, मिड कैप को भी बीट नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्सी कैप को भी बीट नहीं कर पाते हैं, मल्टी कैप को भी बीट नहीं कर पाते हैं। देखो ये जनरल है, ऐसा नहीं है कि आप कोई अब आप मल्टी एसेट का टॉप फंड निकाल लो और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप का बॉटम फंड निकाल लो और उसको कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली शायद आपको फर्क दिख जाए। लेकिन काफ़ी क्लोज कंपटीशन होता है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप का और मल्टी एसेट का। लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि कमोडिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कमोडिटीज़ से मेरा मतलब है गोल्ड, गोल्ड सिल्वर अभी पिछले एक साल से अच्छा भाग रहे हैं, अदरवाइज जनरली दे आर सिंगल डिजिट, 9 या 10% के आसपास ही रिटर्न देते हैं। और लॉन्ग पीरियड में अगर आप देखोगे तो ये एक खराब रिटर्न माना जाता है। इसीलिए आज भी अधिकतर फंड मैनेजर जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें गोल्ड का या सिल्वर का 5-7% ही कंपोजिशन रखते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं रखते हैं। तो लार्ज कैप में अगर मैंने आपको नहीं दिखाया था तो एक बार लार्ज कैप में चलते हैं moneycontrol.com पे। तो लार्ज कैप के टॉप फंड्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो लार्ज कैप में अगर 10 साल पे फिल्टर लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि निपॉन है सबसे ऊपर, फिर कैनरा रोबेको, आईसीआईसीआई, इन्वेस्को, मिराई, एडलवेज, बंधन, कोटक, एचडीएफसी। तो ये हैं लार्ज कैप के टॉप फंड। वहीं अब आते हैं मल्टी कैप के टॉप फंड। तो एक बार मल्टी कैप पे भी लगा लेते हैं। मल्टी कैप पे हम फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे पिछले 10 साल में जो टॉप फंड्स हैं तो आपको दिखेगा कॉन्ट मल्टी कैप है, सुंदरम मल्टी कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप, निपॉन इंडिया, बड़ौदा, बीएनपी पारिबस, इन्वेस्को इंडिया। तो इस तरीके से ये टॉप मल्टी कैप फंड्स हैं। और वहीं मल्टी एसेट में आते हैं तो मल्टी एसेट में आके हम यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर। और मल्टी एसेट यहाँ पर नहीं है, मल्टी एसेट शायद इधर दिखेगा, इधर भी नहीं है, अदर्स में दिखता है मल्टी एसेट नहीं। डेट में दिखता है मल्टी एसेट, और ये घूम गया है। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करने जाता हूँ ये अपनी जगह बदल लेता है। ये शायद उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। मल्टी एसेट शायद हाइब्रिड के अंदर आता है। हाँ मल्टी एसेट। तो इसमें अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। 10 साल में अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो मल्टी एसेट
आपको दिख जाएगा कि कॉन्ट मल्टी एसेट सबसे ऊपर आ रहा है, आईसीआईसी प्रुडेंशियल मल्टी एसेट, एक्सिस मल्टी एसेट, एसबीआई मल्टी एसेट, एचडीएफसी मल्टी एसेट और यूटीआई मल्टी एसेट। तो 10 साल पहले शायद इतने ज़्यादा मल्टी एसेट फंड नहीं थे, इसलिए 6-7 ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किन किन म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट। अब कौन कौन से फंड हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आता है सेक्टोरल फंड। सेक्टर मतलब जो स्पेसिफिकली एक सेक्टर की बात कर रहे हो, जैसे पीएसयू पकड़ लो, ठीक है, या फिर आईटी पकड़ लो। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, सेक्टोरल फंड जो होते हैं वो, उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए आपको डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, वो उसमें स्मार्टली प्ले करते हैं, और कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और डोमेन की नॉलेज तो स्पेसिफिकली चाहिए ही। हम ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है और जिन्हें बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो रिसर्च करें। तो उनको हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट में जाना चाहिए, ठीक है। वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, सारे सेक्टर होते हैं इनके अंदर, ठीक है। कभी भी एंट्री लो, कभी भी एग्जिट लो, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट ऊपर होनी चाहिए, मार्केट नीचे होनी चाहिए, बस। मार्केट ऊपर होगी तो जनरली आपके ये जो ग्रीन वाले फंड्स हैं ये ऊपर होंगे, मार्केट नीचे होगी तो ये थोड़ा नीचे होंगे। लेकिन सेक्टोरल, थीमेटिक, ये फंड मार्केट ऊपर होने पर भी नीचे हो सकते हैं और मार्केट नीचे होने पर भी ऊपर हो सकते हैं। तो वहां पर ऐसा बंदा जिसे नॉलेज नहीं है, उसे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट भले ही आपकी चलती रहे लेकिन पर्टिकुलरली कोई सेक्टर 2-3 साल तक नहीं चले, तो वो आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। अब वहां पे आ जाती है नॉलेज, वहाँ पे आ जाती है स्किल, वहाँ पे आ जाती है मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करना, अंडरस्टैंडिंग कि ये सेक्टर क्यों डाउन है। तो इतना माथा पचड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टोरल फंड जहाँ दिखे अवॉइड करो। थीमेटिक फंड जो पर्टिकुलरली एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ईवी की थीम हो गई, ऑयल एंड गैस की थीम हो गई, तो इस तरीके से जो एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी इग्नोर करो, उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उसी तरीके से बहुत सारे बेवकूफ़ बनाने वाले फंड होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, जो सारे एएमसीज निकालते हैं इस तरह के फंड आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, तो भैया चिल्ड्रन एजुकेशन क्या मना करती है कि वो स्मॉल कैप मिड कैप के पैसे से आपके बच्चे की फीस नहीं भरने देंगे? मना करते हैं क्या कॉलेज वाले कि अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप से पैसा निकाला है और अपने बच्चे की फीस, एजुकेशन फीस भर रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे, हम तो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड से निकली हुई फीस ही लेंगे? नहीं भैया, पैसा पैसा है, नोट नोट है, गांधी जी वो भी देते हैं, गांधी जी ये भी देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिल्ड्रन एजुकेशन फंड वगैरह ये जनरली कम रिटर्न देते हैं, और इस सेफर इन्वेस्टमेंट होती है, लो रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी इसमें लेस होता है। और आपको पता है कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए लंबे समय बाद पैसा चाहिए, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो आपको हमेशा लार्ज, स्मॉल, मिड, फ्लेक्सी, मल्टी एसेट, मल्टी कैप, इन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी तरीके से रिटायरमेंट फंड है। रिटायरमेंट फंड अगेन अलग अलग तरह के बेकार से प्लान या एएमसीज निकालते हैं जिसमें लेस रिटर्न होता है, आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिटायरमेंट फंड बनाना ही है तो आप खुद से बना सकते हैं। एनपीएस पोर्टफोलियो जो सरकार का है बहुत अच्छा है, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना कॉर्पस बना सकते हैं। वहीं चाइल्ड मैरिज फंड जो होता है, जो चाइल्ड की यूं बच्चे पैदा होते हैं, लड़का खास स्पेशली जो लड़कियां पैदा होती हैं तो उनकी मैरिज के लिए आज से 18-20 साल बाद उनकी मैरिज करनी होगी, तो उसके लिए वो लोग फंड बनाते हैं। उसके लिए वो एक प्लान लॉन्च कर देते हैं, उसमें वो कम रिटर्न मिलते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है, तो भैया लड़की वाले या लड़के वाले या पंडित जी या फिर बैंकट हॉल वाला मना नहीं करेगा कि अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप बेच कर पैसे उसे दिए हैं, वो ये नहीं कहेगा मुझे चाइल्ड मैरिज फंड से ही पैसा निकाल के दो, मैं वही वाले नोट एक्सेप्ट करूंगा और स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप वाले नोट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो नोट तो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप वाले भी एक्सेप्ट होंगे, तो आपको इन सारे फंड्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट 8 to 10 ईयर इन्वेस्ट करो, फ्लेक्सी कैप एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स, लार्ज कैप एटलीस्ट 5 ईयर्स, मल्टी कैप अगेन अगेन 5 to 7 ईयर्स, मल्टी एसेट अगेन 5 to 7 ईयर्स। तो मिनिमम तो 5 साल है ही। जैसे जैसे आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी एसेट, मल्टी कैप में आते हैं तो 5 से 7 साल तो इन्वेस्ट करना ही है। और जैसे आप मिड कैप, स्मॉल कैप में जाते हैं तो 8 से 10 साल, 10 साल तो
करना ही है। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए और जिन जिन पे मैंने ग्रीन करके यस लिखा हुआ है, इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ से आपको देखना है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। moneycontrol.com से जाके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कंसिस्टेंटली कौन से म्यूचुअल फंड बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बस ये बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लंबे समय में निश्चिंत तौर पर ही पैसा बनाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही क्रिस्प रखा है और मुद्दे की बात करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।